हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए आरएनए वो किस प्रकार से बने होते हैं, उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, बॉन्डिंग सिस्टम किस प्रकार का होता है, वो सब हम इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की, इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन की, यह आपको समझने में आसानी रहेगी। न्यूक्लिक एसिड में हमने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड सबकी संरचनाएं पढ़ ली थी, नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ा था, पेंटोस शुगर के बारे में पढ़ा था, वो सब आपको अच्छी तरीके से पता है। अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण। जो ये जेनेटिक मटेरियल है हमारा, वो डबल कैसे होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल कैसे होता है, उसकी प्रोसेस हमको यहाँ पर पूरी पढ़नी है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये है मोलिकुलर बायोलॉजी का। फर्स्ट ईयर में आप बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको सेल बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, और फाइनल ईयर में आप जो है वो बॉटनी में मोलिकुलर बायोलॉजी है, उसके अंदर आपको ये डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना होता है। अब ये जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी वर्क कैसे करेगी उसके बारे में हमको जानना है। उसके पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो डीएनए का मॉडल दिया था, मतलब कि जो डीएनए का प्रतिरूप दिया गया था, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था वॉटसन और क्रिक द्वारा। कब दिया गया था? 1953 में, जो मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखना है एक टर्म है यहाँ पर मेन रेप्लिकेशन जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले आप एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, सेंट्रल डोग्मा, ये नाम आपने सुना होगा। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की, वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत। तो ये जो पूरा सेंट्रल डोग्मा है, इसमें दो तीन प्रोसेस आती है। ये चीज़ जो दी गई है, ये जो डोग्मा दिया गया है, वो भी वॉटसन और क्रिक नामक जो वैज्ञानिक थे, इन दोनों के द्वारा ही दिया गया था सेंट्रल डोग्मा। ये है क्या सेंट्रल डोग्मा? पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर समझिए आप, एक है डीएनए, क्या है ये आपका? न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा है आरएनए, डीएनए से आरएनए का निर्माण जो है वो होता है, और फिर लास्ट में जो है आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, पूरा सेंट्रल डोग्मा जो है वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो मैंने एरो किया है, मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण होना, ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है रेप्लिकेशन। क्या कहलाएगी ये प्रोसेस कहलाएगी रेप्लिकेशन। यहाँ देखिए मैंने दो एरो लगाए हैं, इसका मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। डीएनए से डीएनए का बनना हो गया रेप्लिकेशन। दूसरी जो प्रोसेस है आपकी डीएनए से आरएनए का बनना, उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से, सॉरी ये मैं इधर लिख देता हूँ, डीएनए से आरएनए का बनना है ट्रांसक्रिप्शन, और वापस आरएनए से डीएनए का बनना, ये जो प्रोसेस होती है आरएनए से डीएनए का बनना, ये पॉसिबल है। इसे कहा जाता है शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, टीसीएन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आरएनए से डीएनए को जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है, वह प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं, डीएनए से डीएनए का निर्माण, फिर डीएनए से आरएनए का निर्माण, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण जो होता है कोशिका के अंदर, तो ये सारी की सारी क्या है? सेल्यूलर प्रोसेस है। ये जो सेल्यूलर प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है? एक सेल के अंदर हो रही है। तो ये जो
सारी प्रोसेस है वो किसके अंदर हो रही है, मान लीजिए पूरी सेल है इसके अंदर होती है, इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये क्या होगी सारी आपकी सेल्यूलर प्रोसेस, ये कहाँ पर हो रही है, पूरी सेल के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक साथ प्रक्रिया ये जब होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रेप्लिकेशन डीएनए का हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ, जब डीएनए का निर्माण हुआ तो आगे जब हमको आरएनए का निर्माण कर रहा है, एमआरएनए का निर्माण प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो भी किससे होगा, डीएनए से होगा। और प्रोटीन का निर्माण किससे होगा, वो होगा आरएनए से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले आप सेंट्रल डोग्मा जो है वो इसको लिख लीजिए, इसके बारे में बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, ये लिख लीजिए आप। आइए अब बात करते हैं हम सिंपल डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में सबसे हम पहले हमको जान लेना चाहिए, जिससे बाद में जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमको पता रहेगा कि किस प्रकार से ये जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, उनको ध्यान में रख लीजिएगा। एक के बाद एक आपको ये याद रखना है कि ये प्रोसेस किस प्रकार से चलती है। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर होना है डीएनए रेप्लिकेशन में वो होना सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है निर्माण। किसका निर्माण होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर निर्माण होता है डीएनए का। डीएनए का निर्माण को क्या बोलते हैं हम, डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है आपका, यहाँ पर डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पर, तो इस प्रोसेस में अमाउंट ऑफ डीएनए जो हो गया वो कैसा हो गया, डबल हो गया। तीसरी चीज जो है, तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर, ये जो प्रोसेस होगी वो कहाँ पर चलती है, तो ये प्रोसेस जो होती है वो सेल साइकिल की एस फेज के अंदर पूर्ण होती है। किसमें, सेल साइकिल की जो एस फेज होती है उसमें पूर्ण होती है। आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल के बारे में, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सेल बायोलॉजी उसमें आप पढ़ के आते हैं सेल साइकिल के बारे में। यहाँ पर 4 फेज होती हैं। पहली होती है G1 फेज, दूसरी होती है S, तीसरी होती है G2 और चौथी होती है M फेज। तो यहाँ पर G1 गैप 1 फेज, दूसरी है S मतलब सिंथेसिस, दूसरी है गैप 2, तीसरी जो है वो गैप 2 फेज और लास्ट है M मतलब माइटोटिक फेज। तो सिंथेसिस का मतलब निर्माण आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो है वो डीएनए का अमाउंट जो होता है वो डबल होता है, इसलिए सेल साइकिल की जो एस फेज होती है यहाँ पर रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। चौथा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज क्या होगी, वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर रेप्लिकेशन चलता है। मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ने की प्रोसेस होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है। अभी हम देखेंगे प्रोसेस में कि किस प्रकार से लास्ट जो पॉइंट होता है प्राइमर का वो 3 प्राइम होता है, और वहाँ से फिर आगे के जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जोड़ना चालू करता है वो करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, अगर रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है तो टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। टेम्पलेट का मतलब है जिस पेरेंटल डीएनए के सहारे या जिस स्ट्रैंड के सहारे नया डीएनए बनेगा उसको बोलेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है तो टेम्पलेट जो होती है स्ट्रैंड, उसके सहारे नया डीएनए का निर्माण होता है। तो वो कैसी होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट एक और है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होगी, बाई डायरेक्शनल होगी। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि दोनों दिशाओं में एक साथ जो है वो रेप्लिकेशन होगा, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर होगा। जो एक डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं दोनों के ऊपर एक साथ क्या होता है,
तो जो है वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती है, एक साथ चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में जो रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोटिक में होता है, कुछ डिफरेंस होते हैं उनके अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत सिंपल टाइप का होता है और डीएनए सर्कुलर होता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल है उसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ पर रेप्लिकेशन के लिए कुछ अन्य एंजाइम भी काम करते हैं और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पर जो ओरिजिन होगा, एक ओरिजिन होता है, मतलब डीएनए जो होता है वो खुलता है जहाँ से, ठीक है, हेलिकेज नाम का एंजाइम इसको खोलता है। अभी हम एंजाइम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम क्या क्या कार्य करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसका जो डीएनए ओरिजिन होगा इसका, वो कैसा होगा, तो ओनली सिंगल ओरिजिन होगा। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर सिंगल है, वहाँ पे मल्टीपल ओरिजिन होते हैं। मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे पूरा डायग्राम बना करके कि सिंगल ओरिजिन और मल्टीपल ओरिजिन जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस प्रकार से जो है वो डिफरेंस होता है इनके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट है आपको डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित हैं, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं, ये लिख लीजिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में इस प्रोसेस में जो उपयुक्त एंजाइम होंगे, ये इनके बारे में कौन कौन से एंजाइम हैं और इनका कार्य क्या क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला जो एंजाइम है, सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है हेलिकेज। हेलिकेज नाम का जो एंजाइम है वो क्या करेगा, तो वो करेगा ब्रेकडाउन करेगा। किसका करेगा, ब्रेकडाउन करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड का। अभी प्रोसेस जब पूरी चलेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले ही बता चुका हूं, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं या दो स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। उसको तोड़ने का काम करता है ये हेलिकेज। नेक्स्ट जो एंजाइम है जो यहाँ पर कार्य करता है, एक बार हेलिकेज ने इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, दो स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अब अलग अलग होने के बाद में ये वापस एक दूसरे से ना जुड़ जाएं, इसलिए जो नेक्स्ट एंजाइम कार्य करता है उसका नाम है टोपोआइसोमरेज। ये क्या करेगा, तो डीएनए जो रिवाइंड हो जाता है किसी कारण से, तो उसकी अनवाइंडिंग कराने का काम करता है। ये काम करेगा डीएनए अनवाइंडिंग का। प्रोकैरियोट में इसी एंजाइम को गायरेज या जायरेज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे एंजाइम की बात करते हैं, दो एंजाइम हो गए आपके। तीसरा एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन की तरह कार्य करता है, प्रोटीन से ही एंजाइम बने होते हैं आपको पता है, तो उसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सुन लीजिएगा आप, इसका नाम में जो है वो, इसका पूरा नाम में नेक्स्ट लिखूंगा जब प्रोसेस चलेगी, इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एक बार जब टोपोआइसोमरेज ने उसको अनवाइंड कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हेलिकेज ने तोड़ दिए, तब क्या होता है कि किसी कारण से अगर वापस डीएनए बाइंड होना चाहता है, रिवाइंड होना चाहता है, तो उसको भी रोकने की प्रोसेस जो है वो कौन करता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन करता है। तो ये क्या करता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से जाकर के अटैच हो जाता है। जो न्यूक्लियोटाइड होंगे सिंगल स्ट्रैंड से हो, क्या करेगा, ये बाइंड हो जाएगा। उसमें भी किससे बाइंड हो जाएगा, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं उनसे जाकर के ये अटैच हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो, जो इनकी क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये एक जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के पास में नहीं आ पाएंगे, वापस रिवाइंड नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट जो एंजाइम की बात करते हैं हम,
मुख्य एंजाइम जो है, यहाँ तक तो हो गया इसको खोलने की प्रोसेस। अब जो है मुख्य एंजाइम, सबसे मुख्य एंजाइम इस प्रोसेस का, डीएनए रेप्लिकेशन का, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये जो 3 डीएनए पॉलीमरेज हैं, इनमें से सबसे मुख्य से, इंपॉर्टेंट तो तीनों हैं लेकिन सबसे मुख्य जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये क्या करेगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड को आगे जो है वो चेन बनाता जाता है। सेकेंड जो है वो, जब डीएनए रेप्लिकेशन पूर्ण हो जाता है उसके बाद में जो रिपेयर की प्रोसेस बचती है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये रिपेयर मैकेनिज्म में काम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, इसके कई अन्य कार्य हैं लेकिन मुख्य कार्य जो है वो है प्राइमेज रिमूवल का। प्राइमेज रिमूवल का मतलब है, हम अभी देखेंगे कि ये प्रोसेस चलने के लिए किसी एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है। क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज अकेला ही जो है वो पूरे डीएनए को नहीं बना सकता, उसको जो ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। वो प्राइमर जो होता है वो प्राइमेज एंजाइम के द्वारा लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये प्राइमर होता है इसको रिमूव करने का कार्य करता है ये प्रोसेस के एंड में, वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। नेक्स्ट एंजाइम जो है आपका, वो जो अभी मैंने नाम बताया आपको, प्राइमेज। वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए प्राइमर को क्या करता है, ये ऐड करने का कार्य करता है। क्या करेगा, ये प्राइमर को ऐड करने का कार्य करेगा, किसको, रेप्लिकेशन जो है उसको स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ तक ये जो है वो आप लिख लीजिए। इसके बारे में, इसके बाद में मैं आपको प्राइमर के बारे में बताता हूँ कि ये प्राइमेज एंजाइम किस तरीके का होता है, और उसके बाद में हम एक लाइगेज एंजाइम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये पूरी प्रोसेस हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ तक आप लिख लीजिए। आइए तो हम बात करते हैं अब। अभी हमने बात की थी प्राइमेज नामक एंजाइम की। तो प्राइमेज जो एंजाइम है उसकी एक खास विशेषता होती है। क्या है वो, इसके लिए कहा जाता है कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। मतलब कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसके लिए ये प्राइमर बनाने का काम करता है, जिससे क्या हो सके, ये प्रोसेस स्टार्ट हो सके। क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको कोई ना कोई पहले एक क्या चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए, एक प्राइमर चाहिए इसे स्टार्ट करने के लिए। तो ये आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम करेगा। कुछ न्यूक्लियोटाइड को ला करके जो है वो वहाँ पर टेम्पलेट के नीचे जो नया स्टैंड बनने वाला है उसके लिए वहाँ पर जोड़ देगा। कहाँ पर, जहाँ पर ओरिजिन जो है वो, या रेप्लिकेशन फोर्क का जहाँ से निर्माण हुआ है वहाँ पर ला करके। इसलिए इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमने एक बात की थी डीएनए पॉलीमरेज की, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की बात की थी हमने, जिसमें से पॉलीमरेज फर्स्ट जो था उसका क्या काम था, तो उसका काम था प्राइमर रिमूवल का। पहला काम है इसका प्राइमर को रिमूव करेगा ये। दूसरा काम जो है वो इसी एंजाइम का, यहाँ पर ये क्या करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो प्रोसेस होती है, जैसे कि आरएनए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो करता है, क्या काम करेगा वो, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का। तो यहाँ पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी को शो करता है। किसको शो करेगा, पॉलीमरेज एक्टिविटी को ही यहाँ पर शो करेगा। तीसरा जो काम है इसका 3 प्राइम टू
5 प्राइम, 3 प्राइम OH से 5 प्राइम OH तक इसका जो काम होता है वो होता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि जैसे जैसे डीएनए का निर्माण होता गया तो वहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड या कोई नाइट्रोजनस बेस वहाँ पर आकर के गलत तो ऐड नहीं हो गया, उसके बारे में उसकी जानकारी लेने का काम करता है ये। लेकिन किस तरफ से करेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा ये। जिस तरफ से डीएनए का निर्माण हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या करेगा? प्रूफ रीडिंग। तो ये 3 मुख्य कार्य होते हैं इसके। सॉरी, ये प्राइमर है, प्राइमर रिमूवल। लास्ट जो एंजाइम है हमारा उसके बारे में हम देख लेते हैं। नाम आपने बहुत बार सुन रखा है, इसका नाम है लाइगेज। लाइगेज मतलब जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना, इसको हम बोलेंगे लाइगेज। निक एंड सीलिंग मतलब कि 3 प्राइम OH और फॉस्फेट ग्रुप जो टोपो आइसोमरेज द्वारा हटा दिए जाते हैं या डीएनए को कट किया जाता है, किसके लिए? अनवाइंड के लिए। वहां पर जो गैप हो जाता है या जो स्पेस हो जाता है, उस स्पेस को भरने के लिए लाइगेज जो होता है वो क्या करता है? फॉस्फेट बॉन्ड का निर्माण करता है और उसके बाद में पूरे के पूरे डीएनए को क्या कर देता है? ये जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा कार्य टोपो आइसोमरेज जो हटाता है, उसके अलावा क्या होता है? कुछ ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। कहाँ पर कैसे बनेंगे? हम लेगिंग स्ट्रैंड के अंदर होता है वो, उसे हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। तो वहाँ पर प्राइमर को हटाने के बाद में, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइमर रिमूवल हो रहा है, प्राइमर के रिमूव होने के बाद में कुछ स्पेस बचता है। तो 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में जो जगह बचती है, वहाँ पर बॉन्ड के निर्माण के द्वारा ये क्या करता है? उस जगह को, लाइगेज एंजाइम उस जगह को भरने का कार्य करता है। तो ये हैं आपके इसके सारे एंजाइम्स जिनको आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, और इन्हीं एंजाइम्स के द्वारा जो है वो आगे की पूरी प्रोसेस पूर्ण होती है। तो अभी आप ये लिख लीजिए इसके बारे में। इसके बाद में हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये लिख लीजिए आप। आइए अब हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो जब ये मॉडल दिया गया तो इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए कि जो रेप्लिकेशन है वो किस किस प्रकार से होता है, पूर्ण किस प्रकार से होता है। तो 3 टाइप का जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन बताया गया था। तो उसमें से जो लास्ट में एक्सपेरिमेंट किया गया, मिशेल्सन और स्टेहल नाम के साइंटिस्ट थे 2, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो कौन से प्रकार का जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो अच्छी तरीके से होता है या फिर उसे मान्य माना जाता है कि वो जो होता है हमारी सेल्स में डीएनए के अंदर पूर्ण होता है। एक तो रेप्लिकेशन था कंजर्वेटिव टाइप का, दूसरा था डिस्पर्सिव टाइप का, और तीसरा था सेमी कंजर्वेटिव टाइप का। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उसका नतीजा उन्होंने दिया लास्ट में कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव से मतलब क्या है वो देख लीजिए। डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस प्रकार का होगा? तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसका मतलब क्या है? तो मान लीजिए कि ये कोई डीएनए है, पेरेंटल डीएनए है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये पेरेंटल डीएनए है। इससे एक नए डीएनए का निर्माण होना है। इससे क्या होना है? किसी एक नए डीएनए का निर्माण होना है। तो किस तरीके से होगा? क्योंकि डीएनए के निर्माण के लिए एक टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। क्या होती है? टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। अकेले डीएनए का निर्माण कभी नहीं हो पाता, इसलिए ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। तो मतलब एक पेरेंटल स्ट्रैंड का होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रैंड जो है, यहाँ मैंने कलर चेंज किया है, आपको दिख रहा होगा। एक स्ट्रैंड जो है वो कैसा है? पेरेंटल स्ट्रैंड है, और एक स्ट्रैंड जो है वो कैसा है? डॉटर स्ट्रैंड है। तो ये जो रेड कलर का है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पेरेंटल स्ट्रैंड है। यहाँ पर भी ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। और दूसरा जो उसके साथ में बना है, प्राइमर लगने के बाद में एंजाइमों की सहायता से
जो दूसरा स्ट्रैंड बनाया गया है वो क्या है, डॉटर स्ट्रैंड कहा जाता है। तो ये प्रूफ कैसे हुआ कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होगा? वो इस तरीके से प्रूफ किया गया कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए किसी न किसी स्ट्रैंड की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप की होती है। अब देखिए, हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस प्रकार का होता है? सर्कुलर होता है और सिंपल होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो प्रोसेस चलती है, ये मान लीजिए ये एक ओरिजिन साइड है जहाँ से ये डीएनए जो है वो अनवाइंड हुआ है, किससे? हेलिकेज की सहायता से। और यहाँ पर ये जो है वो प्रोसेस रेप्लिकेशन की चल रही है। तो सिंगल ओरिजिन जो है वो इस प्रकार से होता है, जो हमने अभी पॉइंट्स में लिखा था। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है किसी बैक्टीरिया की, और यहाँ पर ये ओरिजिन हुआ है, सिंगल ओरिजिन। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की। अब बात करते हैं हम यूकैरियोट के डीएनए की। तो यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कि देख लीजिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इस प्रकार से जो इतना लंबा डीएनए है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक जगह से ओरिजिन हो इसका, तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस पूर्ण होने में बहुत टाइम लगेगा। या यहाँ से भी करें तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर भी आपको ये बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर अमाउंट भी ज़्यादा होता है, डीएनए भी बहुत लंबा और बड़ा होता है। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल ओरिजिन होते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से। मतलब कि कहीं से भी डीएनए को जो है वो क्या किया जा सकता है, अनवाइंड किया जा सकता है, और कहीं से भी रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये किसका हो गया? ये हो गया यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके बारे में बताया मैंने आपको यहाँ पर। तो ये आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल ओरिजिन होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ये एक सिंगल ओरिजिन होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से ये फोर्क जो होती है वो आगे जा करके ओपन हो जाती है, खुल जाती है। यहाँ पर किस प्रकार से खुलेगी, सॉरी, इस प्रकार से क्या होता है, ये फोर्क जो है वो खुल जाती है। किसकी सहायता से खुलती है? ये हेलिकेज नाम का जो एंजाइम है उसकी सहायता से खुल जाती है। और ये जो एंड है इसका, यहाँ से जो नेरो साइड है उस साइड में रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आप ये समझ लीजिए, इसके बारे में हम पूरी प्रोसेस जो है वो डिस्कस करते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ये जो है वो मैं पूरा जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और रेप्लिकेशन फोर्क की हम बात कर रहे हैं। ये जो डीएनए अनवाइंड होकर के जो रेप्लिकेशन फोर्क बनी है, वो काम किया है डीएनए हेलिकेज नामक जो एंजाइम है उसने। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमको समझना क्या है, जैसे कि यहाँ से ये फोर्क का निर्माण चालू हुआ, रेप्लिकेशन बबल है या जो ओरिजिन साइट है उसका निर्माण जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इस पॉइंट से, यहाँ पर मैं डेड डेस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से रेप्लिकेशन जो है वो जो नेरो वाला पार्ट है जहाँ से डीएनए वापस बाइंड हो रहा है, मतलब कि जहाँ से ओपन नहीं हुआ है, उस साइड की ओर क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन
जो है वो ये प्रोसेस इस साइड में चलेगी। यहाँ पर भी ये प्रोसेस जो है वो इस साइड में चलेगी। मतलब अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो वहाँ पर तो सिंगल ओरिजिन होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे कि ये ओरिजिन है यहाँ पर, तो ये जो प्रोसेस है हाफ बताया हुआ है मैंने यहाँ पर, आगे का जो डीएनए है, तो ये जो प्रोसेस होगी वो किस साइड में चलेगी, इस साइड में। डीएनए जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी वो इस साइड में चलेगी। मतलब फिर बाद में क्या होगा, जिस प्रकार से हमने ये डीएनए इस साइड में बना रखा है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डीएनए बाद में धीरे धीरे खुलने लगेगा। खुलने के बाद में क्या होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, डीएनए कभी भी एक साथ पूरा ओपन नहीं होता। अगर इसे एक साथ पूरा ओपन कर दिया जाए तो ये अनस्टेबल हो जाता है, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है, और रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे ओपन होता जाएगा वैसे वैसे रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। अब जैसे ये एक डीएनए है, यहाँ पर जो है वो दूसरे स्ट्रैंड का निर्माण हो चुका है, यहाँ पर भी दूसरे स्ट्रैंड का जो है वो निर्माण हो चुका है। तो अब किस प्रकार से हो जाएगा, ये यहाँ से ये भी खुल जाएगा, यहाँ से ये भी खुल जाएगा। इसका मतलब नया डीएनए जो है वो पूरा का पूरा बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो डीएनए का एक एक स्ट्रैंड है उससे एक एक स्ट्रैंड और आगे जाकर के जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट डायग्राम में देखिएगा, ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि जहाँ से ओरिजिन होता है वहाँ से जो नेरो साइड है जहाँ पर डीएनए वाइंड है उस तरफ क्या होता है, प्रोसेस जो होती है वो चलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए जो है वो प्रक्रिया स्टार्ट कैसे हुई। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो प्रोसेस ये जो बनाया है डायग्राम, वो हाफ जो है उसका बनाया है यहाँ से। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। ये जो ओपन हुआ है ये किसके कारण हुआ है, हेलिकेज के कारण हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से दो स्ट्रैंड मैंने बना दिए हैं अलग अलग, और यहाँ से जो है वो डीएनए अभी कोइल्ड है, ओपन नहीं हुआ है। यहाँ से जो है वो डीएनए ओपन हो चुका है। ओपन करने के लिए काम आ गया आपका डीएनए हेलिकेज। इसको और जो है वो अनवाइंड होने से रोकने के लिए काम में किया किसने, टोपोआइसोमरेज ने, जो प्रोकैरियोट में गायरेज काम करता है। नेक्स्ट जो एंजाइम है जो क्या करेगा, आपके जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं और अनवाइंड ना हो इसके लिए यहाँ पर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इन न्यूक्लियोटाइडों को साथ में जोड़ने से रोकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसके कारण क्या होता है, ये वापस एक दूसरे के साथ में जुड़ नहीं सकते, कोइल्ड नहीं हो सकता वापस। अब बात करते हैं आगे, ये तो हो गई 3 एंजाइम्स की बात। अब मेन बात आती है डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करेगा और नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्ट्रैंड बनता है, नया स्ट्रैंड, वो बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये जो है वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पर देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या है, यहाँ पर ऊपर वाले स्ट्रैंड की बात करें तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पर भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के काम करने से पहले प्राइमेज का काम होता है। वो प्राइमेज क्या करता है, तो प्राइमेज जो होता है वो आकर के क्या करेगा, प्राइमेज क्या करेगा आकर के, तो प्राइमेज जो है वो यहाँ पर आकर के एक प्राइमर को जोड़ देगा। किसको कर देगा, प्राइमर को यहाँ पर आकर के जोड़ देगा। प्राइमर जो होता है, मान लीजिए ये 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH इसने यहाँ पर आकर के जोड़ दिया। शॉर्ट में लिखा है, वो छोटा लिखा है, आपको दिख रहा होगा, तो बता दूं 5 प्राइम से 3 प्राइम OH एक न्यूक्लियोटाइड ला करके जोड़ देता है। प्राइमेज एक प्राइमर को यहाँ पर ला करके जोड़ देता है, जो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। अब प्रोसेस किस तरफ होनी है,
तो प्रोसेस होनी है हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। किस तरफ होनी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारी प्रोसेस होनी है। मतलब कि ये 3 प्राइम है तो यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारी ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो आगे की तरफ चलनी है। लेकिन रीड किस तरफ से होना है? रीड होना है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मतलब समझिएगा, यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो हमारा रेप्लिकेशन चलेगा, लेकिन रीड किस तरफ से करना है इसको? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है यहाँ पर क्या होगा? बार बार प्राइमर की आवश्यकता होगी। मतलब आप यहाँ पर समझिए, ये यहाँ पर आकर के बाइंड हो गया डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी, हम बात करते हैं जिस तरफ से ओपन है डीएनए, यहां पर आकर के लगा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज, और यहां पर भी ऐड है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है दोनों वो साथ साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ गया, फिर ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बाद में आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, दोनों डीएनए पॉलीमरेज साथ साथ में जो है वो आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। तो ये आने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज खुद तो कार्य कर नहीं पाता, तो इसको जरूरत होती है एक प्राइमर की। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्राइमर जो होता है वो आकर के ऐड हो जाता है, और ये प्राइमर को ऐड करने का काम कौन करता है? तो जो है वो प्राइमेज नाम का एंजाइम है वो एक प्राइमर को जोड़ देता है। प्राइमर भी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंडीशन में आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, और उससे आगे की ओर जो है वो प्रोसेस चलने लगेगी। अब यहाँ पर क्या हो गया है? 3 प्राइम। अब रीड कैसे करना है इसको? तो रीड करना है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका मतलब ये जो प्रोसेस चल रही है मेरी, वापस जो मैंने स्टार्ट करी है यहाँ से 5 प्राइम से जो मैंने प्रोसेस स्टार्ट करी है वो आगे किस डायरेक्शन में चलेगी? तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होगी वो मेरी पूरी इस डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस आगे की ओर चलती जाएगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम देख लीजिए, और टेम्पलेट कैसा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बात समझ में आ रही है? रीड किसको कर रहा है? अगर यहाँ पर एडिनिन है तो एडिनिन से कौन जुड़ता है? थाइमीन। यहाँ पर ग्वानिन है तो इससे जुड़ेगा साइटोसिन। यहाँ पर साइटोसिन है तो इससे जुड़ेगा ग्वानिन। इसका मतलब इसको रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पर, क्योंकि टेम्पलेट कैसा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन दूसरी कंडीशन समझिएगा, अगर ये डीएनए इस प्रकार से पूरा बन गया और कहीं पर भी बार बार प्राइमर की आवश्यकता नहीं हुई, एक ही प्राइमर से बन गया, तो इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोल देते हैं इसको? लीडिंग स्ट्रैंड। बात करते हैं हम यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ, तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन रीड कैसे करना है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम करना है। अब प्रॉब्लम आएगी, यहाँ तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये रीड भी कर रहा था और इसने पूरे डीएनए का निर्माण कर दिया, लेकिन यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो इसको क्या करना है? रीड कराना है। कैसे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर इस जगह पर आकर के जुड़ता है आपका प्राइमर। क्या जुड़ेगा यहाँ पर आकर के? प्राइमर। और ये छोटा सा स्ट्रैंड बनाएगा बिल्कुल इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक प्राइमर जुड़ेगा और ये छोटा सा स्ट्रैंड बनाएगा। क्यों? ये प्रोसेस तो पूरी इधर चल रही है, ये भी चलेगी तो इधर साइड ही, लेकिन क्या होगा? ये जो प्राइमर है वो यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, और जितनी जगह में डीएनए पॉलीमरेज है उससे आगे का जो स्ट्रैंड बचा हुआ है उतने में वो क्या कर देगा? एक नए स्ट्रैंड का निर्माण कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको रीड इस प्रकार से करना है, इसी प्रकार से रीड कर सकता है ये। यहाँ पे एडिनिन है तो ये थाइमिन जोड़ देगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन जोड़ देगा। अब क्या होगा? यहाँ पर निर्माण हो गया स्ट्रैंड का। अब ये जैसे ही पॉलीमरेज यहाँ पर उठ करके आएगा, नया पॉलीमरेज जो है वो यही पॉलीमरेज यहाँ पर उठ करके आएगा, तो फिर क्या करेगा ये? फिर एक छोटा सा प्राइमर बनाएगा और क्या करेगा? फिर एक वापस नए स्ट्रैंड का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो है वो टुकड़ों में जो है वो क्या बनता है? डीएनए का निर्माण होता है, नए स्ट्रैंड का निर्माण होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये पूरा जो स्ट्रैंड बना है इसको क्या बोलते हैं?
लैगिंग स्ट्रैंड, इसका नाम हो गया लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने हैं जिनके पीछे क्या लगा हुआ है, ये प्राइमर लगा हुआ है। ये जो फ्रेगमेंट है, इन फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन्हें कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। रीड करना है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस कारण से प्राइमर जो है वो उसी एरिया में ऐड होगा जहां पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है और एक फ्रेगमेंट जैसा बना देगा। लेकिन यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है वो कंटिन्यूसली है। इस कारण से क्या होगा, प्राइमर की एक ही बार आवश्यकता होगी और ये पूरा का पूरा जो है वो एक ही बार में जो है स्ट्रैंड का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पॉलीमरेज साथ साथ में चलेंगे। जैसे ये पॉलीमरेज यहाँ इस जगह पर आया तो यहाँ पर भी ये जो पॉलीमरेज है वो इस जगह पर आकर के ऐड होगा। अभी आप इतना लिख लीजिए, ये बना लीजिए। समझना हो तो आप वापस जो है वो वीडियो को बैक कर लीजिएगा। इसके बाद मैं बताता हूँ कि प्राइमर का रिमूवल कैसे होता है और यहाँ पर लाइगेज जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ये लिख लीजिए। आइए, यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस कैसे होती है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड है और यहाँ पर जो है वो नया डीएनए किस तरीके से बन रहा है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम नए डीएनए का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भी जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और फिर 5 प्राइम, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस तरीके से क्या हो रहा है, नए डीएनए का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो टेम्पलेट है यहाँ पर वो कैसी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि टेम्पलेट कैसी होनी चाहिए, टेम्पलेट होनी चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर। तो यहाँ पर तो एक ही बार प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है और पूरे के पूरे डीएनए का निर्माण हो जाता है। ये आपका लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। इसी प्रकार से यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज जो है वो जुड़ा हुआ है आकर के। तो मैंने आपको बताया रेप्लिकेशन किस दिशा में होगा, जहाँ से ओरिजिन होगा, जहाँ से खुलेगा डीएनए, उस जगह से जहाँ पर जो डीएनए कॉइल्ड है उस दिशा में जो होता है वो निर्माण होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज यहाँ लगेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। लेकिन दोनों स्ट्रैंड में फ़र्क क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है, पूरा डीएनए एक ही बार में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट है, तो ये एक ही बार में पूरा जो है वो रीड कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जब डीएनए पॉलीमरेज आके लगेगा तो ये स्ट्रैंड तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये रीड कैसे करेगा, तो यहाँ पर ये रीड करेगा इसी तरीके से 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही करेगा। लेकिन कैसे करेगा, जब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है तो उसी टाइम पर यहाँ पर आकर के क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पर आकर के प्राइमर लग जाएगा। ये प्राइमर कौन लगाता है, प्राइमेज नाम का एंजाइम। तो ये जो प्राइमर है इससे इतना ही जो है वो डीएनए का निर्माण होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इतने ही डीएनए का निर्माण होगा, फिर इस प्रकार से इतने डीएनए का निर्माण होगा। तो ये प्रोसेस भी इसी प्रकार से चलेगी और ये प्रोसेस भी इसी प्रकार से चलेगी और क्या हो जाएगा, एक नए डीएनए का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद की जो प्रोसेस है कि ये जो प्राइमर है इसको हटाने का काम कौन करेगा, तो प्राइमर रिमूवल का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का होता है, ये हटा देता है। उसके बाद में ये जो गैप फिलिंग है, जो जगह बच जाती है, वहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो बना करके और लाइगेज जो है वो क्या करता है, इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है ताकि डीएनए जो है वो पूरा एक साथ बन जाए। दूसरी चीज़, ये जो गैप फिलिंग जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, तो एक प्रूफ रीडिंग की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। कहीं कोई यहाँ पर नया न्यूक्लियोटाइड, गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया हो तो उसको हटा करके और नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम जो करता है वो करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं। इस प्रकार से आपको ये पूरा जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आ चुका है। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी आपको ये पूरी प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, नहीं तो आप एक बार कमेंट्स कीजिए क्या आपको क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। इस प्रकार से ये जो है वो पूरी प्रोसेस चलती है। धन्यवाद। ये लिख लीजिए।